हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनिधि। आज इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरीज़ को शुरू कर रही हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हम जितनी भी इकोनॉमिक्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर अच्छी बुक्स लिखी गई हैं या फिर जितना भी अच्छा लिटरेचर अवेलेबल है, उसको पढ़कर डीप में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम जो भी हमारे की टेक अवेज होंगे किसी भी लिटरेचर से डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम रेशनल चॉइसेस ले पाएँ और बेटर डिसीजंस लाइफ में ले पाएँ। इकोनॉमिक्स ज़िंदगी के हर स्फेयर में है, छोटे से छोटे डिसीजन में, बड़े से बड़े डिसीजन में। आप एक्चुअली हर जगह किसी न किसी इकोनॉमिक लॉज को देख सकते हैं। ये सीरीज़ डेडिकेटेड है उन्हीं सब लॉज के लिए जिनको हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, या फिर जो भी लोग ये सोचना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है और हम उसको किस तरीके से डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इस सीरीज़ की शुरुआत हम एक बुक के साथ करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। मॉर्गन हाउसल यूएस बेस्ड राइटर हैं। जितने भी वर्ल्ड में फाइनेंस से रिलेटेड बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं, उसमें मॉर्गन हाउसल पीरियोडिकली अपने कॉलम को लिखते हुए आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉर्गन हाउसल ने अपना करियर फाइनेंस के फील्ड में तब शुरू किया था जब फाइनेंशियल क्राइसिस अपने पीक पर था, यानी कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब उन्होंने अपना फाइनेंस का करियर शुरू किया था। आइए शुरू करते हैं इस बुक को और देखते हैं कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सबसे पहले कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बिजनेस डिसीजन लें। ये टिपिकली इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, रिटर्न देखते हैं, और हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है, कितना रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन हम स्प्रेडशीट पे नहीं लेते हैं, हम MS एक्सेल में फॉर्मूले लगा कर भी नहीं लेते हैं। तो हम किस तरीके से रियल लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते हैं? समटाइम्स डिनर टेबल पे अपनी फैमिली से बात करते वक्त, अगर हम अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें कोई एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो वी माइट एंड अप बाइंग दैट इंश्योरेंस, राइट? समटाइम्स मीटिंग रूम, व्हेन यू आर इन अ मीटिंग रूम विद अ कलीग, आपको किसी का कोई सजेशन पसंद आया और आपने उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया। या फिर पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री से मतलब है कि एक इंसान, उसकी क्या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की हैं, क्या वो रिच फैमिली से है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहुत कम उम्र में अपने फादर को खो दिया, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपने फादर को देखा ही नहीं, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने एक काफ़ी अरसा बिताया है अपने फादर के साथ में। इन तीनों का अपना एक अलग पर्सनल हिस्ट्री है और इन तीनों का पर्सनल हिस्ट्री उनके फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करेगा ही करेगा। पर्सनल हिस्ट्री के अलावा आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, आपको दुनिया का देखने का नज़रिया क्या है, आपका ईगो, आप किस चीज़ में ईगो मानते हैं, आपका प्राइड क्या है, आपके ओड इंसेंटिव्स क्या हैं, ये सब साथ में स्क्रैम्बल्ड होती हैं इतनी सारी चीज़ें, और फिर हम जाकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। इस बुक में 19 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि हमें बताएंगी कि लोग कितने स्ट्रेंज तरीके से पैसों के बारे में सोचते हैं। एंड इट विल टीच यू कि आप अपनी लाइफ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, मनी एंड फाइनेंस, उसको आप किस तरीके से बेटर सेंस ले सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ में रेशनैलिटी को लेकर आ सकते हैं। रेशनैलिटी से मतलब है कि आप कितनी रेशनल चॉइसेस अपनी लाइफ में रख सकते हैं। आज जिस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये कहानी हमारे मॉर्गन हाउसल जो ऑथर हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस कहानी को दिया है। अब शुरू करते हैं कि कहानी क्या है। इंट्रोडक्शन जो मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, उस चैप्टर का नाम दिया है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, यानी कि ये जो पृथ्वी है, इसमें सबसे अच्छा, सबसे महान शो क्या था, वो इसके बारे में जिक्र करते हैं। अब
आप जानना चाहेंगे कि इस तरीके से चैप्टर का नाम क्यों लिखा गया है। जब आप इस चैप्टर की तीनों कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो नाम है ये चैप्टर को जस्टिफाई करता है। सबसे पहले हम एक कहानी को पढ़ते हैं। मॉर्गन हाउसेल जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने अपने कॉलेज ईयर्स में एक होटल में वैलेट का काम किया था। वैले वो इंसान होता है जो होटल की पार्किंग में गेस्ट की कार पार्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कोई भी एक गेस्ट आएगा तो उसकी कार को पार्क करके उसकी कीज़ उस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैले की होती है। अपने करियर के दौरान ऑथर ने देखा कि एक जो गेस्ट है उनका वो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था एंड वो इंसान बहुत ज़्यादा जीनियस था। उसने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाए हुए थे और जो वाईफाई का राउटर होता है उसके की कंपोनेंट में उन्होंने पेटेंट कराया हुआ था। अगर पेटेंट करा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ उसी इंसान ने इन्वेंट की है और क्रिएट की है। हम ये मान सकते हैं कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस स्किल को अर्न किया था। उसने बहुत ज़्यादा उसने अब कंपनियों को शुरू किया, कंपनियों को बेचा और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था अपने टाइम पे। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि उनके जो पैसों के साथ रिलेशनशिप था वो एक इनसिक्योरिटी वाला था और एक चाइल्डिश स्टूपिडिटी। अब इनसिक्योरिटी और चाइल्डिश स्टूपिडिटी वाला रिलेशनशिप कैसे था उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो दो किस्से बताते हैं। सबसे पहला किस्सा उन्होंने बताया कि वो हमेशा अपने सबसे पहला किस्सा जो उन्होंने बताया वो था कि वो हमेशा अपने साथ $100 बिल्स का स्टैक लेकर चलते थे। स्टैक यानी कि गड्डी गड्डी नोट की गड्डी, और क्योंकि हम यूएस के राइटर को पढ़ रहे हैं तो डॉलर की गड्डी। और वो हमेशा सबको शो ऑफ करते थे और हमेशा दिखाते थे कि कैसे उनके पास इतना सारा पैसा है और उसके बारे में ओपनली ब्रैग करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, जो हमारे ऑथर है मॉर्गन हाउसेल, उनके कॉलीग को $1000 का कैश दिया और कहा कि यहाँ से जो भी पास में ज्वेलरी स्टोर है आप उस ज्वेलरी स्टोर में जाइए और इन $1000 के बदले में मुझे गोल्ड कॉइन ला के दीजिए। 1 घंटे बाद जब वो कॉलीग उसको गोल्ड कॉइन हैंड ओवर करता है टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव को, थोड़ी देर बाद हमारे ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपने होटल से देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और उसके दोस्त उन गोल्ड कॉइन को पैसिफिक ओशियन में फेंक कर ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि किसका कॉइन ज़्यादा दूर तक जाता है। जैसे कि इंडिया में कई बार हम नदी या तालाब के पास में बैठे होते हैं तो हम पत्थर मार कर देखते हैं कि किसका पत्थर ज़्यादा दूर तक जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पत्थर की जगह गोल्ड कॉइन को यूज़ कर रहे थे। और दूसरा किस्सा वो बताते हैं कि कुछ वक्त बाद जब उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट को विज़िट किया और उस रेस्टोरेंट को विज़िट करने के बाद में जब वो गैलरी से वॉक करते हुए जा रहे थे तो उनसे कोई लैंप टूट गया। लैंप का जो प्राइस था वो $500 था एंड मैनेजर ने उनको रिक्वेस्ट किया, आपने इस लैंप को तोड़ दिया है जिसका कॉस्ट $500 है एंड यू हैव टू रिप्लेस इट। लेकिन ये बात उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव को इतनी बुरी लगी, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उनका इतना ईगो हर्ट हुआ, उन्होंने $500 की बजाय $5000 उस इंसान को दिए और बोला कि आप इन $5000 को रखिए और आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाइएगा और मुझे इस तरीके से इंसल्ट भी मत कीजिएगा। मॉर्गन हाउसेल ने इन दो किस्सों के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम कैसे इनसेंसिटिव होकर या किस तरीके से चाइल्डिश और इनसिक्योरिटी वाला रिलेशन वो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव अपने पैसों के साथ रखता था। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे अगर इस इंसान के पास इतना पैसा है तो पूरी ज़िंदगी उसने इसी तरीके से बिताई होगी, बट द आंसर इज़ नो। कुछ वक्त के बाद मॉर्गन हाउसेल को खबर मिली दैट वो इंसान बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया और उसके पास अपनी डेली नेसेसिटीज़ के लिए भी पैसा नहीं था। ये जो कहानियाँ हैं इस बुक में, जो किस्से हैं, वो यही इसी बुक का प्रीमाइस है। ये बुक आपको ये बताएगी कि आपकी ज़िंदगी में कितना पैसा होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं। वो बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं
स्मार्टनेस अगर 10% रिस्पॉन्सिबल है तो आपका बिहेवियर 90% रिस्पॉन्सिबल है। एंड बिहेवियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच इवन टू रियली स्मार्ट पीपल। अब आप इसी एग्जांपल से समझिए कि एक इंसान जिसने वाईफाई राउटर का पेटेंट लिया है, टॉप नॉच सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इवन दैट पर्सन डजंट नो कि पैसे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। इस कहानी को लिखने का यही मतलब है कि हम ये समझ पाएँ कि पैसों का बिहेव बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर एक इंसान को समझाना कि आपको पैसे के साथ कैसे बिहेव करना है। एक ऐसा जीनियस जो अपने इमोशंस को लूज़ कर जाए और जो इस तरीके से बिहेव करे, वो एक फाइनेंशियल डिज़ास्टर हो सकता है। और हमने इस कहानी से वही समझने की कोशिश की है कि वो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जो एक दिन पैसिफिक ओशियन में गोल्ड कॉइन फेंक रहा था ये चेक करने के लिए कि किसका गोल्ड कॉइन दूर जाता है, अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो जाता है। व्हाई? Because that person doesn't have control on the emotions. That person doesn't know how to behave when you have money. और इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से एक जीनियस है जिसके पास एक जीनियस है जिसको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, हु इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, कैन बी ए फाइनेंशियल डिजास्टर। एक ऐसा इंसान जो बहुत ऑर्डिनरी है, जिसने कुछ रिमार्केबल अचीव नहीं किया है अपनी लाइफ में, बहुत नॉर्मल मीडियोकर लाइफ जी रहा है, वो भी वेल्दी हो सकता है अगर वो कुछ बिहेवियरल स्किल सीख ले तो। मॉर्गन हाउसेल इस स्टोरी के ज़रिए हमें ये सिखाना चाहते हैं कि पैसा होना हमारे पास कितना पैसा होगा ये हमारे बिहेवियर डिसाइड करता है, हमारे स्किल सेट नहीं डिसाइड करता है। और हमारी जो बिहेवियर स्किल्स होती हैं इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन दे डोंट हैव द बिहेवियर सेंस। और आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे कि जो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उनमें व्यवहारिकता है। इंडिया में इस टर्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं व्यवहारिकता। आप किससे कैसा व्यवहार रखते हैं, आप किससे किस तरीके से पेश आते हैं, वो आपकी व्यवहारिकता को बताता है। ठीक इसी तरीके मॉर्गन हाउसेल भी कहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पैसे के साथ कैसे पेश आना है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें पैसे के साथ कैसे पेश आना है और किस तरीके से अपने इमोशंस फ्री होकर फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, हम फाइनेंशियल डिज़ास्टर करते रहेंगे। आज हमने सिर्फ इसी कहानी को पढ़ा है और इस कहानी का जो लेसन है वो यही है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस को इंक्लूड ना करें और आप ये सीखें कि पैसे के साथ में कैसे बिहेव करना है। यू मस्ट ऑल लर्न द बिहेवियल स्किल। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी कहानी को लेकर आऊँगी और हम देखेंगे कि उस दूसरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि दूसरी कहानी आप जल्द से जल्द सुने। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया।